खुद इस देश में बहुसंख्यक आबादी के अनुसार हिंदू और सनातन परंपरा को मानते होंगे। तो वहाँ पे आपने देखा कि अभी बात सर कर रहे थे अर्धनारीश्वर की स्त्री और पुरुष के मोहिनी है, ग्रहणला है, इला है, मतलब इस तरीके से आपके यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम कभी उस पर नहीं जाते हैं। जो आज की स्थितियाँ हैं उसी पर हम बात कर रही हैं कि कैसे मतलब ये हफ्ता चल रहा है ना, लोग थोड़ा प्यार के हफ्ते की बात और क्या करते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से समझना चाहती हूँ कि क्या स्त्री शरीर और पुरुष शरीर क्या यहीं तक पहचान है? क्या इसके आगे पहचान हमारे यहाँ मौजूद थी, है या रहेगी? वो किस तरीके की स्थितियों में रहेगी? तो मैं एक होता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो वैसे तो अभी तक हिंदी में शब्दों के मामले में बहुत ऐसा रहा है कि कोई इस पे विमर्श ही नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या कहे जा सकते हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा में किन्नर, छक्का, हिजड़ा, और जैसे सर ने अभी बताया कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स भी लिख दी, गुजरा, मनसा, और ये दे हैव नॉट नॉलेज, उन्होंने पढ़ा कहाँ पे? आई डोंट नो कि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो एकदम से लोक स्थितियों तक ही है। इसके अलावा उन्होंने कभी इस पर पढ़ा नहीं। वो अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो अथर्ववेद, शिव पुराण, अग्नि पुराण, इतने सारे पुराण हैं, कितने लोग पढ़े होंगे। तो कोई भी इस तरीके के अध्ययन को नहीं रखते हैं। हिंदू माइथोलॉजी और जब मुस्लिम माइथोलॉजी की बात आती है या क्रिश्चियनिटी के लोगों की बात आती है, बुद्धिज्म की बात आती है, जैन की बात आती है, सभी जगहों पे इस तरीके के मैनुस्क्रिप्ट मौजूद है कि किस तरीके से पहचान है और उस पहचान को किस तरीके से विमर्श में लाया जाएगा, उसी कैसे अपने पाठ्यक्रमों में हम शामिल कर पाएंगे। अभी तक संस्कृत के शब्दों में नपुंसक लिंग मौजूद है। क्या किसी ने चर्चा की कि ये लिंग की नपुंसकता किस पर आधारित होती है? उभय लिंग क्षमता किस पर आधारित होती है? मध्य लिंग क्षमता कैसे होती है? आपने किसी ने नाट्य शास्त्र पढ़ा है भरतमुनि का? नहीं। मैंने जो अध्ययन किया, लगभग इस तरीके की किताबों में 40-42 किताबों में हमने अध्ययन किया, हमने देखा कि मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं कि नाला सुब्बारा जैसे किताबों को पढ़ाया गया, उसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए। एक हवा बह रही है, उस हवा में सबको बह जाना है, तो संवैधानिक संस्थाएं भी बह जाती हैं। उनका ना कोई शोध है, ना कोई इस पे चर्चा है, ना कोई इस पे कार्य। नकारात्मक आपको लग सकता है क्योंकि जब एक पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है तो थोड़ा नकारात्मक भाव से लोग चलते हैं, फिर उसके बाद उसको सकारात्मक तरीके से कैसे फैलाव लिया जा सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो प्रथमतः आपको स्व निर्धारित करना होगा कि लिंग को हमारे देश में या पूरे विश्व में शरीर आधारित पहचान को, स्व निर्धारित पहचान को, इन दो स्थितियों को देखना होगा। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पहचान है, और जो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक संस्थाएं जो इन विषयों पर कार्य करती हैं, उनके भी जो सिद्धांत हैं वो भी इसी तरीके से बात करते हैं। तो वो इस पे निर्धारित करते हैं कि जो यौनांग है, ये यौनांग लिंग की पहचान है। यौनांग मतलब सेक्स ऑर्गन, इट्स नॉट द आइडेंटिटी, ये पहचान नहीं है।
और ये पहचान सिर्फ मैं नहीं कह रही या कोई पश्चिम से कोई सिद्धांत आया वो नहीं कह रहा। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पश्चिम की सिद्धांत और इसको पढ़ाना, और हम पढ़ भी रहे हैं पश्चिम की सिद्धांतों के आधार पर कि हम कह रहे हैं समलैंगिकता भी समलैंगिकता, लेकिन इसको कैसे समझोगे आप कि लोग आपके आसपास मौजूद हैं। शरीर यौनांगों के आधार पर निर्धारित जो है उसके अनुसार पहचान जो सामाजिक रूप से निर्धारित है उसी के अनुसार हम संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति की मतलब एक स्त्री शरीर के व्यक्ति और जो नारी शरीर, स्त्री शरीर और महिला शरीर की बात है, उस शरीर के व्यक्तियों के स्त्रीत्व और पुरुषत्व, स्त्रियोचित व्यवहार और पुरुषोचित व्यवहार, इन विषयों पर समझना होगा। कि आपने कभी देखा है कि मैं उत्तर बिहार की तरफ में मेरा जाना जब होता है तो मैं देखती हूँ कि शादियों में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं ना कि मैं ससुराल जाऊँ कि मुझे मेरे ससुराल के पक्ष लोग मुझे नेल पॉलिश लगाए, मुझे थोड़ा स्त्री भाव में ले आए। वो उनका स्त्रीत्व है और वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, स्व निर्धारित पहचान जो है वह पुरुष का कह रहे हैं। तो इस पर सबसे ज्यादा समझ की आवश्यकता है रखना कि लैंगिकता जो है, जेंडर, वह सामाजिक रूप से जो निर्धारण है वह निर्धारण आपको सामाजिक पक्षों में ले जा सकते हैं, लेकिन स्वयं की जिंदगी के लिए स्व निर्धारण आवश्यक है। स्व निर्धारण आवश्यकता इसलिए है कि वो जीवन की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, उसको कैसे रख पाएगी कि हम अपने आप को कह पाए कि 1000 में 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो चाहते हैं कि वह स्व लैंगिक आजादी, स्व यौनिक आजादी, लेकिन हमारे यहाँ उस आजादी को किस तरीके से देखा जाता है। तो अगर कोई स्वलैंगिक आजादी को निर्धारित करते हैं तो उन्हें अलग अलग नामों से बुलाना शुरू हो जाता है कि जो आम परंपराओं में चलती है कि उन्हें किस तरीके से बुलाया जाता है, समझा जाता है। तो सर्वनाम के बारे में आप लोगों की क्या मतलब ये है, कोई बता सकते हैं कि मतलब हिंदी के सर्वनाम उपयोग शब्दों के बारे में आपकी जानकारी किस तरीके से आप हिंदी भाषा में मतलब पीएचडी कोर्स वर्क पे कौन कौन लोग हैं? 7 लोग हैं। तो सर्वनाम के उपयोग पर आप लोगों ने पढ़ा है? ठीक है। 3 3 7 2 8 लोग हैं। सर्वनाम के उपयोग पर तो इसमें किस तरीके से आप सर्वनाम को किस तरीके से देखते हैं? आइडेंटिटी जो संज्ञा के खड़ा होकर बोलिए, साफ से बोलिए। संज्ञा के मतलब कोई चीज नहीं उपस्थित है तो उसके जगह किसी दूसरे चीज से इंडिकेट किया जाता है तो उसको सर्वनाम बन जाता है संज्ञा के जगह। जैसे पुरुष इंग्लिश में ही सी होता है, वैसे हिंदी में दोनों को वाह बोला जाता है। पुरुष हाँ, एक शब्द। बैठिए। और कोई साथी आप जोड़ेंगे इसमें? पीछे आप जोड़ेंगे जी। हम लोग हिंदी में स्कूल में सर्वनाम को देखते हैं। हाँ, इस संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कि राम आम खाता है, फिर अगर दूसरा वाक्य आपको बोलना होगा कि राम स्कूल जाता है तो उसको हम दूसरे वाक्य का जो राम है उसको वह से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब ये कि राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है। राम के बदले में जो अल्टरनेटिव यूज किया जाता है उसको सर्वनाम हम लोग उस रूप में देखते हैं। और वो जो है
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। ये भर्ब से बहुत हद तक क्रिया से निर्धारित होता है। जैसे कि सीता आम खाती है और वह स्कूल जाती है, तो जाति जो भर्ब है, जो क्रिया है, उसके अनुसार हम यहाँ पे जो वह उपयोग किए हैं वो स्त्रीलिंग मान लेते हैं। जी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से सजीव वस्तुओं के आकार में आपने इस तरीके से निर्धारित किया, निर्जीव वस्तुओं के आधार पर क्या कर सकते हैं? निर्जीव वस्तुओं के सर्वनाम उपयोग पर यह वह, जैसे ये बेंच है, यह बेंच है, यह इसका, आप थोड़ा ये नहीं होइएगा, क्योंकि मैं भाषण देने की स्थितियों में बहुत ज़्यादा नहीं होती हूँ, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि मुश्किलें खड़ी हैं यहाँ पे। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुश्किलें खड़ी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और वो मुश्किलें क्या है कि सिर्फ हमारी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, हम अपने सामाजिक जो पैमाने बना रखे हैं, स्त्री वेशभूषा और पुरुष वेशभूषा की, तो जो मतलब लोगों ने संघर्ष किया स्त्री वेशभूषा पुरुष वेशभूषा के लिए, तो 200 साल लग गए कि आज स्त्री शरीर के व्यक्ति पुरुष वेशभूषा अगर पहनते हैं तो उन्हें कोई ये नहीं कहता है कि वो स्त्री न हो करके कुछ अलग से व्यक्ति है। तो इसी तरीके से पुरुष शरीर के व्यक्ति यदि सामाजिक रूप से निर्धारित स्त्री वेशभूषा को अगर पहनते हैं तो क्यों ऐसा निर्धारित होता है कि उन्हें उनके हर एक पहचान बदल जाती है, उनकी लैंगिकता, यौनिकता, सर्वनाम, यहाँ तक कि संज्ञा भी बदल देते हैं लोग, तो उनकी एक पहचान भी बदल जा रही है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं अपने स्वतंत्रता जो आजादी है उसके अनुसार अपनी पहचान को अगर सामने लेकर के आना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं, वो उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि उसे समुदाय न कह करके समाज निर्धारित कर दे रहे हैं। आप समझते हैं कि यहाँ इतने इंसान हैं, उनमें क्या हमने कभी ये कहा कि महिला समाज, पुरुष समाज, किन्नर समाज? समाज कहने की परंपरा, या तो हम समाज को अलग अलग निर्धारित कर रहे हैं, तो समाज एक शब्द है, समाज किस तरीके से उपयोग होने वाला शब्द है, और समुदाय, समुदाय किस तरीके से। तो इसमें बहुत चर्चे चलते हैं सामाजिक विषय की। मैं शोध छात्रा भी रही हूँ और इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चलती हैं कि समुदाय और समाज किसे कहा जाए। तो मैं अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी आत्मकथा अगर मैं बताती हूँ अभी, तो बहुत आप मुझसे नजदीकियत करके सुनना चाहोगे कि मैं गई, मेरे माँ बाबा ने क्या किया, मेरे परिवार ने क्या किया। लेकिन जब मैं बात करना शुरू करी कि आपके निजी जीवन में इस तरीके की स्थितियां कैसी हैं, तो आप इधर की जगह, मेरे सामने की जगह इधर उधर देखने लगे। और बहुत बार हमने देखा कि आप अंदर से क्रोधित हो रहे हैं कि ये क्या बातचीत हो रही है। तो इस पर सबसे ज्यादा समझ की आवश्यकता है कि अगर मैं हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो, जैसे आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करी, तो लिंग को हिंदी भाषा में कितने तरीके से निर्धारित किए गए हैं? तो सोचिए कितनी निर्भरता है। जब लिंग की द्रव्यता आपके धर्म में, आपके समाज में, आपके मजहब, पंथ सभी जगहों पे मौजूद है, तो हिंदी लिंग की
द्रव्यता पर इतनी इतनी कम स्थितियों में कैसे है? क्योंकि हमने सर्वनाम को उपयोग को लैंगिक द्रव्यता के साथ देखा ही नहीं। लैंगिक द्रव्यता मतलब जेंडर फ्लूइडिटी। तो जेंडर फ्लूइडिटी जो शब्द है उस पर 72 तरीके की शब्दों की संरचना अंग्रेजी भाषा में मिलती है और हम सिर्फ 2 शब्दों पर टिके हुए हैं। वो क्यों ऐसा है? जबकि हमारे यहाँ सर्वनाम के उपयोग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उसके बाद प्रथमा, द्वितीय, तृतीया इस तरीके से है ना। संस्कृत जी वचन यहाँ हिंदी में नहीं। हाँ, तो उसको किस तरीके से मतलब देख रहे हैं? मैं ज्यादातर संस्कृत में ही देख रही थी। अभी इधर मैं एक किताब लिख रही हूँ लगभग 120 पेज का कि मतलब भारतीय वाङ्मय को किस साहित्य को किस तरीके की दिशा दी गई और वो साहित्य कहाँ रह गया कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से जो पढ़ रहे हैं। मैंने जो पाठ्यक्रम को देखा तो 2-3 जगहों पे हमने देखा कि इसमें कुछ इस तरीके की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम हमें कितना सामाजिक पैमाने, संवैधानिक पैमाने और हिंदी भाषा के साथ में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उस पर क्या कार्य किए जा सकते हैं कि हमारी जो और आपसे जो नजदीकियां हैं वो सिर्फ एक व्याख्यान के तौर पर नहीं हो, वो निजी जीवन में उपयोग के तौर पर भी हो। कि मैं अगर कहना चाहती हूँ कि मुझे मैडम कहा जाए, स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग किया जाए, तो आपको झिझक नहीं हो। किसी को जैसे आपने कहे कि मेरे पास स्तन है और यौनांग स्त्री के हैं, लेकिन मैं कह रहे हैं कि मुझे पुरुष की तरह बुलाया जाए, पुरुषवाचक शब्दों का उपयोग किए जाए, तो आप तुरंत आपका विरोधाभास होगा। कैसे? ये व्यक्ति के पास तो स्तन है और इसकी स्त्री की यौनांग है, इसे हम कैसे पुरुषवाचक शब्दों का उपयोग करके बुलाएंगे? परंतु संवैधानिक शब्द के अनुसार जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसके अनुसार यह करना है, और ये अगर आप नहीं करते हैं तो मेरी आजादी के साथ में आप कहीं न कहीं बंद बक्से में डाल रहे हैं कि जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं। और ये अधिकार सिर्फ अभी से नहीं प्राप्त हुए हैं कि अगर हम विष्णु देवता जो है और वो मोहिनी के प्रकट होते हैं, तो विष्णु को कहते कि उनके पास यौनांग पुरुष के हैं और मोहिनी के पास यौनांग क्या होंगे। हमने क्या कोई विमर्श किया है कभी? हमने क्या उनके वस्त्रों की पहचान कर कभी ऐसा निर्धारण किया है? नहीं, हमने स्वीकार किया। ये विश्वास है, परंपरा है। तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा कि इस विश्वास को समझ पाएंगे कि जिस घर में एक बच्चा पैदा हो रहे हैं, 18 साल तक कह रहे हैं कि मेरा पुरुष का शरीर है, यौनांग जो है वो पुरुष यौनांग है, लेकिन मुझे स्त्री भाव, स्त्रीत्व, स्त्रीोचित व्यवहार के अनुसार स्वयं निर्धारित पहचान को स्वीकारने की परंपरा को स्थापित करें। वो कैसे संभव है? जब हम इस अस्मिता के विमर्श को बात करेंगे। तो ये अस्मिता का विमर्श क्या है कि हम पहला पाठ्यक्रम का पहला अध्याय जो पढ़े तो वहां पे कैसे यह भाषा के स्तर पर लैंगिक स्वतंत्रता को कैसे स्थापित कर जा सकते हैं, तो वो निर्धनता कैसे खत्म होगी, इस पर हमारे जो गुरुजन है उस पे उनको बहस करने की आवश्यकता है कि वो इस पे बात करें कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आवर रिलेशन। वो कैसे हमारे इतिहास में क्या है, भूगोल में क्या है,
आपके जंतु विज्ञान में क्या है, वनस्पति विज्ञान में क्या है कि आप अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अलैंगिक प्रजनन ही स्वीकार करती हूं तो लोग कहेंगे हो ये क्या चल रहा है, क्योंकि हमने अलैंगिक प्रजनन को कहां बांध करके रखा, निर्जीव। और इसी तरीके से मध्य लिंगता की बात कि कोई व्यक्ति के शरीर में दो लिंगिक पहचान है, जिससे नहीं आप निर्धारित कर रहे हैं कि उनका जो पैदाइश हुआ और उस पैदाइश के आधार पर आप नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि आप पुरुष हैं या स्त्री। सॉरी, माफी चाहूंगी। तो वो मध्य लिंगता को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो लोग कह देते हैं उनके घर में कितना बच्चा पैदा हुआ है, और किन्नर शब्द के बारे में कितना अच्छा अवसर आदरणीय गुरु जी ने हमें बताया। कितना अच्छा होता है किन्नर जो शब्द है वो संस्कृत और हिंदी का शब्द है, और इसमें किंतु किन्नर किंतु नर मतलब किम और नर के जो जोड़ होते हैं उसमें संस्कृत में नरह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, और इस पर सर्वनाम किस तरीके से उपयोग होगा, और किम जो शब्द है वो क्या परिभाषित करता है। तो मैं देख रही थी कि राहुल सांकृत्यायन को भी पढ़ाया जा रहा है और उन्होंने इतना झूठ लिखा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो रियली जो व्यक्ति इस बातों को समझ नहीं पाया कि वो कुछ समय के लिए किसी जगह पर जाते हैं और उस जगह के अपभ्रंशीय रचना को अपने किताबों में लेकर के आते हैं। क्या कहते हैं कि कोई लखनऊ जा रहा है तो लखनऊ ही बोलेगा, पटना आ रहा है पटना ही बोलेगा, कोई गोरखपुर जा रहा है गोरखपुर ही बोलेगा, किन्नौर का व्यक्ति किन्नर कैसे बोलेगा? तो किन्नौरी, लेकिन उन्होंने किन्नर शब्द को ये कर दिया और उन्होंने उसको एक परंपरा और आदिवासी संस्कृति के रूप में स्थापित किया। किन्नरों के देश जी सर। क्या क्या कौन सा किन्नर का देश? अपने धार्मिक साहित्यों को उन्होंने मिथ्या करने के लिए उसने लिखा, मिथ्या करने के लिए। क्या करते हो? यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तीन की बात होती है। यक्ष पुराण भी लिखा, गंधर्व पुराण भी लिखा, लेकिन किन्नर पुराण नहीं लिखा। क्यों? वो कहाँ के हैं? क्योंकि हमने कभी इस पे चर्चा ही नहीं किया। वो किन्नर व्यक्ति कौन है, वो अप्सराएं कौन है, जिन अप्सराओं की बात हो रही है, और मतलब ये धर्म से जुड़ा हुआ। और अगर इस्लाम की बात करें तो उसमें मुखन्ना, एक और शब्द अभी मैं थोड़ा सा ये हो रही थी, इन शब्दों के उपयोग कहां से आए, बाइबल में किस तरीके से आया? क्योंकि हम चर्चा ही नहीं कर रहे, हम उन्हें अलग मान रहे हैं कि they are separated from our life, our society, our community. So it is a very bad. हम गलत कह रही हैं कि ये कैसे परिवर्तन होगा कि हम अपने पाठ्यक्रम के उपयोग में, वो चाहे कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट, वो वहां पे कैसे मौजूद है। स्कल्पचर्स आप देखते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स पुराने किताबों जगहों में देखते हैं। आप नेपाली मंदिर जाइए, यौनांगों के उपयोग की स्थितियों को किस तरीके से वहां पे चित्रित किया गया है। और अगर हम उसके आगे बात कर रही हैं तो आप थोड़ा विचलित होंगे कि क्यों ऐसा बात हो रहा है, क्यों नहीं बात होना चाहिए। यौन की, लिंग की, यौनिकता की, लैंगिकता की, स्त्रीत्व की, पुरुषत्व की, स्त्रीउचित व्यवहार की, पुरुषोचित व्यवहार की, जब आप सिर्फ निर्धारित करना शुरू करते हैं कपड़े पर, तो कपड़े के पहले भी तो कोई चीज है।
जो हम 18 साल तक इंतजार कर रही है कि हम संवैधानिक रूप से इस पहचान को स्वीकार करेंगे। जबकि जेंडर नॉन कंफर्मिंग एक शब्द है कि लिंग की जो स्पष्टता है जी, लिंग की स्पष्टता जो है उसे कब निर्धारित करना है। तो पूरे विश्व में कहा गया कि जब आप बालिग अवस्था में जाएंगे तब लिंग की स्पष्टता को निर्धारित करना है। भारत में बालिग अवस्था 18 साल कहा गया। अब 18 साल के पहले जो व्यक्ति है, जो बच्ची है, वो इस स्कूल कॉलेज में आएंगे तो वो अपनी लिंग स्पष्टता को निर्धारण नहीं करेंगे तो बालक बालिका स्कूल खुल जाएंगे, तो वो कहां पढ़ेंगे? ये लिंग स्पष्टता की अवधारणा कहां से आई? उस स्पष्टता का इतिहास क्या है? मूल स्वरूप से इस पर समझ की आवश्यकता है कि भारत में कैसे बात किया जाएगा। जब हम इसकी बात करती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिम से आया, लेकिन हम कह रहे हैं आपकी किताब में मौजूद है। आपके 40 से 41 पुराणों, वेदों, इवन बाइबल, इवन रिलीजियस था, और जो अगर कोई धर्म नहीं मानते हैं उनको एक सैद्धांतिक विषय के अनुसार जीवन किस तरीके से संचालित करते हैं, उसके अनुसार वो कैसे अपने आप को स्पष्ट करते होंगे कि मैं कह रही हूं मैं कोई धर्म नहीं मानती, लेकिन जीवन तो मानते हैं। तो जीवन के सिद्धांतों में वो किस तरीके से स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेते हैं कि आज तक भारत में एक संवेद स्वरूप से एक शब्द निर्धारित नहीं हो पाया जिसके नाते ट्रांसजेंडर शब्द को हिंदी में भी लिखा जा रहा है। और हमने कह पा रहे कि किन्नर, किन्नारी, लिंग स्पष्टता, लिंग द्रव्यता नहीं हम चर्चा कर पा रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं उधर से जाकर के, कहां से? तो उन विषयगत स्थितियों को लेकर के अभी हमें जरूर से बात करनी है, नहीं तो हम किसी की कहानी पढ़ना शुरू करेंगी तो मैं कहूंगी कि मैं जब 15 साल की थी मुझे ऐसा महसूस होता था तो मैं लिपस्टिक लगाती थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए, परिवार वालों ने बहुत मारा, मैं निकल गई। नो, नहीं, हमें पढ़ना है इस पे। हमारे पाठ्यक्रमों की क्या स्थितियां हैं, पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्धारित हो रहे हैं, वह हमारे अध्यायों में किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं, उनकी विषय वस्तु किस तरीके से स्थापित की जा रही है, उस पर कितने चर्चे किए जा रहे हैं। कि some people said that कि IIT, IIM के students are very good, but they are talking about that these curriculum and subjects and lessons what they are studying। तो मैं जो क्या पढ़ रहे हैं, तो मुझे आगे जाकर के कैसे परिवर्तन के सिद्धांत को स्थापित करना है। हम कह रहे हैं संविधान को स्थापित करना है, संविधान के मूल सिद्धांतों को हम अपने किताबों में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, मतलब मैं स्त्री भाव और पुरुष भाव से नहीं कह रही हूं, लिंग के रूप में स्त्री और पुरुष जो पहचान का लिंग है वो एक ही लिंग बोला जाता है। अंग्रेजी की भाषा में सिसजेंडर बोलते हैं, सिसजेंडर मैन, सिसजेंडर वुमेन। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और हम बोल रहे हैं कि the cisgender man and women and the transgender man and women and gender queer, gender non-conforming, gender binary, misgender, bisgender, queer-gender, many gender identities are here। लेकिन हम कैसे इसको परिवर्तित कर पाएंगे कि हम शोध के विषयों में जरूर ले पाए कि हम हमारे साथी जो निकलेंगे, they are taking that the coursework of the PhD and they are just taking that the doctorate। So then how is it possible they will give कि वो क्या आपको देने जा रहे हैं? तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं दे रही हूँ कि मेरे सिद्धांतों को नहीं आप कहें, आपके सिद्धांत जो आपकी किताबों में, आपके इतिहास में, आपके
मूल रचनाओं में, आपके मूल पठनांक में सारी जगहों पर मौजूद है। उसे कैसे एक जगह ले आकर के और उसे स्वतंत्र भाव से स्थापित कर पाएंगे। तो मैं कहानियों के हिसाब से, आत्मकथा के हिसाब से, उपन्यास के हिसाब से, इसके विमर्श के जो बातचीत है उसके हिसाब से, इन सब में किस तरीके से, सभी लोग सो रहे हैं क्या? नहीं ना, कैसा लग रहा है? कुछ नया लग रहा है? आप लगता है कि कुछ परिवर्तित आप लोग कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि देखिए ताली बजाने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या बात करते हैं कि यू हैव सीन दैट द वन ओटीटी ऑन द ताली। जी नहीं, नो, आई एम नॉट क्लैपिंग। मैं ताली नहीं बजा रही, मैं तालियों से अपनी केंद्रण को स्थापित नहीं कर रही। मैं सकेंद्रण आपके हमारे बीच के बीच में कभी ताली को मैं स्थापना का प्रस्ताव ही नहीं रख रही। मैं चाह रही हूँ ये तालियां उन स्थितियों में स्थापना के भाव में जाए कि आप मतलब हिंदी जो है, हिंदी को किस तरीके से सिर्फ मतलब समटाइम मुझे लोग कहते थे कि हिंदी में लगी हिंदी कैसे क्या हाउ दे आर जस्ट टेकिंग दैट द रिजल्ट। नो, आई एम जस्ट टेकिंग दैट द रिजल्ट, दैट कि आप हमारे से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, और हम हिंदी को उस भाव में लेकर के जाना चाहती है कि स्त्री भाव, पुरुष भाव, और वो भाव सिर्फ लिंग निर्धारण से स्थापित नहीं एकदम कि शरीर किसी का देखा कि मेरे घर में मेरे चाचा का बच्चा है, वो थोड़ा थोड़ा स्त्री भाव करते हैं और थोड़ा थोड़ा पुरुष भाव करते हैं। तो वो मेरा चाचा, फूफा, मामा, मौसा का बच्चा जो है वो शरीर से पुरुष दिखते हैं, क्योंकि उनका मम्मी ने उनको बॉडी में ऑयलिंग करा, तो शी सेड दैट कि वो तेल लगाई तो बोली कि इसको तो हमने लड़का जैसे ऐसे किया, ये कैसे लड़की होकर के कह सकते हैं, ये स्त्री कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने शरीर आधारित पहचान को, सिद्धांत को अपनाया। और हम बात कर रहे हैं कि शरीर आधारित पहचान के सिद्धांत से आगे समाज था, है और रहेगा भी, मतलब था भी, जिसके हम आपको मैन्युस्क्रिप्ट मतलब आपकी किताबों में, आपके धार्मिक, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, ऐतिहासिक, मतलब बहुत सारे जगहों पे, मतलब आप जानो तो मतलब इतिहास देखो कि अमृत काल मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, बट कोई नहीं देखा कि कोई ऐसा उभयलिंगिकता का व्यक्ति या ट्रांसजेंडर व्यक्ति या किन्नर व्यक्ति या किन्नारी व्यक्ति, किंतुनारी व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं मिला जो स्वतंत्रता सेनानी हो। आपने सोचा ऐसा क्या हो सकता है? कितना पुराना इतिहास है। मान लीजिए गया में किसका घर है? शहीद चौक गए हैं? तो शहीद चौक पे जो शहीद नाम रख करके ये है, वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने जब टिकारी राज में अंग्रेजों ने ये किया था तो उन्होंने विरोध किया था और उनको लिए हत्याएं हुई। उन्होंने अंग्रेजों की सेना के सैनिकों को मारा। दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एज द स्वतंत्रता सेनानी। वो उनको समुचित सम्मान जो देने चाहिए वो नहीं प्राप्त हुए। वो क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे शरीर के व्यक्ति क्या ऐसा हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पुरुष शरीर का व्यक्ति है, स्त्री वयस्क के कपड़े पहने हैं जो सामाजिक रूप से निर्धारित है और उनकी मौत हो जाती है,
तो पेपर में क्या आता है कि एक पुरुष देखा गया जो स्त्री के शरीर के कपड़े पहने थे, और कुछ जो यहाँ पे सांस्कृतिक काम करने वाले व्यक्ति आते हैं वो बोलते नकली व्यक्ति था, नकली किन्नर था। सुना है ना सब लोगों को, और बहुत लोग बात करते हैं नकली किन्नर देखी। मैं पूछती हूँ कि क्या आपने नकली स्त्री देखा? नकली पुरुष देखा? भावों से नहीं, जो शरीर की स्थापना भाव से पहचान निर्धारित कर रहे हैं, उससे क्या आपने देखा? तो हमने तो नहीं देखा कि कोई नकली स्त्री पुरुष। व्यवहार से हो सकते हैं कि आप उनको कुछ गलत कहना चाहे तो कह दें कि वो पुरुष अपने पुरुषत्व पर स्थापित नहीं है, इसलिए वो मौगा है और वो नकली पुरुष है। नो, दिस इज रॉन्ग वर्ड, ये गलत शब्द है। मतलब कोई इस पुरुष शरीर के व्यक्ति है और वो अपनी पहचान पुरुष निर्धारित करते हैं और खाना बनाने चले जाते हैं अपने धर्म पत्नी के साथ में, तो उनको लोग स्वयं निर्धारित शब्दों से परिभाषित करना शुरू करते हैं। क्या मर्द का विषय है? क्यों ऐसा है? हम क्यों इसको एक मनोरंजन के भाव में लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हमने लिंग, लैंगिकता और उसके स्वनिर्धारण की स्थितियों को कभी हमने सोचा ही नहीं। मतलब कभी देखे, मतलब बाइसेक्सुअल शब्द सुना है? जी मैम। उसका मतलब हिंदी में बताते हैं क्या? कोई बता दे? समलिंगी। हाँ जी। नहीं, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। प्लीज, मतलब ओनली वन पर्सन विल बी टॉक, डोंट डू। नहीं, आप शब्द बताइए, शब्द बताइए। हाँ, द्विलिंगी। अच्छा, होमोसेक्सुअल के बारे में समलैंगिक शब्द किसने कहा? होमोसेक्सुअल समलैंगिक जो मेल टू मेल। और भी कोई कह रहा है क्या? हिंदी के शब्द के पढ़ने वाले एकदम अगर समलैंगिक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो द्विलिंगी में हिंदी का सत्यानाश कर रहे हैं। द्विलिंगी, द्विलिंगी नहीं हुआ। और कोई लोग एक एक करके बोल जाए। मैं शब्दों पर अभी बहुत चर्चाओं की आवश्यकता है, क्योंकि होमोसेक्सुअल शब्द है समयौनिकता, समयौनांग व्यक्ति, समयौनांग व्यक्ति समान रूप से वो अपना जो उत्कर्षण है उसको प्राप्त करने की अवस्था में है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया कि कुछ लोगों ने कहा और उसी तरीके से हमने उसको बढ़ाते चले गए, लेकिन हमारा काम नहीं है। हम शोधार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं और हमें आवश्यकता है कि इन पर विमर्श करें, और विमर्श इस भाव में नहीं करें कि हमको उधर से मिला है तो उधर से करें। हमारे यहाँ मौजूद है, हमें उसी मौजूदगी के भाव पर स्थापित करना है। तो मैं 5 मिनट और लूंगी, माफी चाहूंगी, क्योंकि मैंने 45 मिनट बोला था, लगभग 1 घंटे चाहिए। समय के काम 10 मिनट 15 मिनट तो लोगों का परिचय में चला गया। तो मैं चाहूंगी कि हम जो बात कर रहे हैं उस पर आप स्वयं विमर्श करें। कितने लोग इसको करेंगे? स्वयं विमर्श भाव में। और इसको हमारे जो आदरणीय गुरु जी हैं, सर हैं, हमारे गार्जियन अनुरूप है, अभिभावक अनुरूप है, तो उनको जरूर बताएंगे कि ये विमर्श भाव में हमने पढ़ा और वो गलत बोल करके गई थी, और उनमें हम ये बदलाव कर सकते हैं। विमर्श का मतलब ये हुआ, और विमर्श यही मैं चाहूंगी, क्योंकि परिवर्तन का भाव जो
हमें लैंगिक द्रव्यता पर भाषाई रूप से करना है, उस पर अभी हम रुके हुए, हम उस पर कोई बातचीत हिंदी की भाषा में नहीं कर रहे हैं। और पटना विश्वविद्यालय पूरे बिहार और पूरे भारत में एक अपनी जगह पहचान और अपने महामनीषियों के द्वारा पहचान को स्थापित किया है। तो हम जरूर इस विमर्श को आगे लेकर के जाने की भाव में, स्थितियों में आगे बढ़ पाएंगे। हिंदी सिर्फ एक बिंदी भाव से नहीं, एक विमर्श भाव से किस तरीके से जाएगा, क्योंकि अस्मिता के भाव में अगर हम जाते, मतलब हमें जो अस्मिता मूलक विमर्श पर हम जो कह रहे हैं, तो अस्मिता है ही नहीं, सुरक्षा की भाव को बात छोड़ दीजिए। मतलब अगर हम कहें कि लैंगिक द्रव्यता के अनुसार कौन कौन शब्द हो सकते हैं, तो उसके मूल रूप से, जैसे आप बाइसेक्सुअल के बारे में अभी किसी ने मतलब बताया नहीं, जैसे द्वियौनिकता, अगर ये डेमीसेक्सुअल हो, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, पैनसेक्सुअल हो, मोनोसेक्सुअल हो, 55 तरीके की यौनिकता यौन द्रव्यता के भाव में निर्धारित है। और हम क्या बात करती हैं? विषम लैंगिकता और समलैंगिकता, हम यही बात करती हैं। लेकिन जब गाना बजता है ना, मेरी आंखों में देख के देखो तेरा प्यार नजर आता है, ये प्यार, आंखों का जो प्यार होता है वो भी एक यौन आकर्षण है, और वो यौनिकता है कि प्रथम दृष्टया हमने देखा, वो महिला मेरे लिए सुपरिचित भाव में लगी और उसे मुझे मेरा प्यार यौन आकर्षण नजदीक लाया प्रथम भाव में। तो वो प्रथम भाव, प्रथम यौन आकर्षण, यौनिकता क्या हुई? वो आंखों से संबंधित हो गई, फिर उसके बनावट पे आ गए, फिर उसके शरीर के पहचान पे आ गया, फिर उसके जो बिस्तर पर जाने की बात से हो गया, तो उस पर यौनिकता हो गई। तो हमने क्या बात किया? सम विषम। अब नंबरिंग्स में क्या रखा है? The two people are just doing the sex in the consent, सहमति के अनुसार। तो हम सम विषम कह करके निकल जाएंगे? कैसे कह करके निकल जाएंगे? किसी को हाथों को छूना अच्छा लगता है, देखते कितना, मैं बहुत बार जाते रहती पहले कोई आदमी ऐसे धक्के मार करके जाते हैं, जान करके छू कर जाते हैं, तभी मैं नहीं समझ पाती, लेकिन उनकी यौन आकर्षण है। ये यौन आकर्षण की अवस्थाओं पर क्या चर्चा है हमारे देश में? बोलेंगे कि हमारा जो स्कूल स्टेटस जो है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी हिंदी की भाषा के स्तर पर इस तरीके से यौन भाव को और लिंग भाव को चर्चा ही नहीं किया, पढ़े ही नहीं, पढ़ाए ही नहीं, या हमने छोड़ दिया, त्याज्य भाव कर दिया। और जब त्याज्य भाव होता है ना, तो वो परिवर्तन होता है कि कहते ना कि धर्म परिवर्तन, देश परिवर्तन, रास्ता परिवर्तन, मतलब हर तरीके का परिवर्तन क्यों होता है? कोई तो कारण होता है। आजकल तो लिंग परिवर्तन, हाँ, तो ये लिंग परिवर्तन की भी अवस्था को जो है ये आजकल नहीं है। मतलब जो चरक की बात करते हैं आयुर्वेदा में, उस समय की स्थितियों से भी मौजूद है लिंग परिवर्तन। और हमारे यहाँ तो हिंदू माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि को गणेश सा जो गॉड है, उसके चेहरे को कैसे इधर से उधर करके कर दिए। तो सो यू फील दैट कि each and everything are here, but we just not be thinking. हम ले क्या रही है कि जो एक अवस्था, मतलब व्यवस्थित भाव में जो चीज चल रहा है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अगर करते हैं तो भी उसमें बहुत विरोध होता है। जैसे आप सभी लोग जाएंगे तो बाहर निकल के या अंदर में, मैं जैसे जाएंगी या कोई मुझे सामने में, ये कैसे विषय है, या गलत ये करें,
मैं एक लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने गई थी, सम पीपल सेइंग दैट कि ये कैसे ऐसा हो सकता है, ये हमारे धर्म को, हमारे सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को बदल देगा। मुझे बहुत समय लगा उनको बताने में कि जो हमारे कानून बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, कि कानून बनाने के लिए जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कानून है वो कानून बनाने में 6 साल लगा। मैं वहां पे मौजूद थी। बहुत सारे व्यक्ति कहते थे कि हम आधा गिलास नहीं लेंगे, हम पूरा गिलास भर के लेंगे। मैंने कहा अभी तो शुरू कर ले, जब बोलते बात करते मैं मान लो मर जाऊंगी, आने वाली पीढ़ियां कुछ बदलाव करके जाएंगी। तो हमने एक सीढ़ी बना दी कि मतलब पटना यूनिवर्सिटी में, पटना वुमेन्स कॉलेज में मैं बहुत गई, मगध महिला में भी गई, टीपीएस में गई, कॉमर्स कॉलेज में गई, एमजेके कॉलेज, डीएस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, मतलब मारवाड़ी कॉलेज, आरबी कॉलेज, मतलब 48 कॉलेजेस में लेक्चर दी। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के लोगों ने कभी इस तरीके से मुझे सम्मान या बुलाया नहीं, बात नहीं करे। ये इट्स द फर्स्ट लेक्चर कि मैं एक छोटे से समूह के, जो पटना विश्वविद्यालय के एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है, जब मुझसे गवर्नर साहब ने पूछा कि आपको हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में डाल देते, वहाँ पे बच्चा बहुत सारा है और वहाँ पे जाएंगी तो वहाँ पे बातचीत करने में अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं, ये मैं कोई इसका राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका विषयगत रूप से परिवर्तन के भाव में जाए, तो इसलिए मैं पटना विश्वविद्यालय में चाहती हूँ कि आप वहाँ पे सीनेट में हो या सिंडिकेट में हो, वहाँ पे नाम डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा सिंडिकेट में तो जगह नहीं है, सीनेट में आपको कर देते हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए स्वीकार की कि यहाँ पे अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसको मीडिया में भी जगह मिलते हैं और लोगों के बीच में उस पे चर्चाओं का जो दौर होता है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र इस पे चर्चा कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के अभिभावक गुरुजन इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो इसमें विभिन्नता है। तो इसी के लिए हमने ये किया। मैं हिंदी विभाग को मतलब बहुत हृदय से अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने एक मौका दिया। मैं नॉट इवन की मास्टर्स स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ कि आप जिस समय पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के बीच में सर्वनाम संज्ञा पढ़ाना शुरू करते हैं, उस समय बताना शुरू करें। तो बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को बदल देंगे, लेकिन हम बच्चों को बदल कहाँ रहे हैं? आप गाली भी दे रहे हो, एक लड़का दूसरे लड़के को गाली भी दे रहा है, तो कौन सा गाली दे रहे हैं? जो सामाजिक स्वीकार्य जो गालियां हैं, या तो स्त्री को है या समलैंगिक पहचान की जो कहते हैं। मैं तो समलैंगिक नहीं कहती, मैं समयौनिक भाव ही कहती हूँ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको लेकर के चलने की स्थितियों में रहती हूँ कि अगर हम अलग से बोलेंगे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, जब तक कि हम बातचीत नहीं करें, इस पर विमर्श नहीं करें। तो मैं चाहूँगी कि ये परिवर्तन हो और कि आप नाट्य शास्त्र को पढ़ें। मैं अभी पढ़ रही थी, उनके 36 अध्याय की किताब है, 37वें अध्याय तक की। वहां पे लिंग की पहचान से ज्यादा, मतलब कम स्त्री, मध्यम स्त्री, मध्यम पुरुष, इस तरीके से वहां पे लिखा हुआ है अध्याय 34 में। लेकिन जो नाटक करने वाले व्यक्ति हैं वो तुरंत कह देते हैं ये तो कला भाव है। लिंग, लैंगिक पहचान कभी कला नहीं हो सकती। अगर कोई भी व्यक्ति किसी मंच पे जाके अपनी स्त्री पहचान को लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हैं, वो उस समय का उसका स्त्री पहचान है, वो उस समय का उसका स्त्री पहचान है। अब बोलेंगे कि
अमिताभ बच्चन, खेसारी, गोविंदा और जी, हाँ, इसको प्रदर्शित लैंगिक भाव कहा जाता है, प्रदर्शन का लैंगिक भाव, जो हमारा, हम तो बहुत पहले से इसको स्वीकार किया कि प्रदर्शन के लिंग भाव है, लेकिन अब 1964 में जूडिथ बटलर नाम के एक सोशल साइंटिस्ट ने इस पे प्रिंसिपल दिया कि दैट इज द जेंडर इज द परफॉर्मेटिव जेंडर, मतलब ये लैंगिकता जो है वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं मूल भाव से पुरुष हूं और अभी मैं भी सामने भी पुरुष हूं, लेकिन जब मैं सोच रहे हैं कि थोड़ा लंबे बाल होने चाहिए और थोड़ा इसके थोड़ा ऐसा भाव होना चाहिए कि चेहरा थोड़ा लोगों को आकर्षण के भाव में ले जाए, तो वो स्त्री भाव को किस तरीके से निर्धारित कर रहा है। तो हमें इसको समझना होगा, लिंग, यौन, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सारी स्थितियों में कैसे हम लैंगिकता को स्थापित कर सकते हैं, लैंगिक द्रव्यता को स्थापित कर सकते हैं, लैंगिक पहचान के लेकर के जो लोगों में मिथक भाव है कि मुझसे बहुत बार लोग कहते हैं कि रेशमा मैडम, आपके वो लोग हमारे घर में आए थे। मैंने कहा कौन वो लोग, कौन वो लोग आपके यहाँ आए थे? वो उनका कार्य है, उनकी लैंगिक पहचान या सामुदायिक पहचान नहीं है। मैं अगर एक क्रिमिनल काम करने लगूं, आपराधिक प्रवृत्ति, तो मैं उस स्थितियों में जाऊंगी कि उनकी पहचान की स्थितियों में जाऊंगी, तो वो एक कार्य है, वो लिंग पहचान नहीं है। कि बहुत बार मैंने देखा हिंदी की किताबों में हिजड़ा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नर नहीं, पुरुष नहीं मानते, स्त्री नहीं मानते। अजी आप लिखते क्या हो, कभी देखो तो पीछे पढ़कर जो आप किसी ने कहा हम हिजड़ा हैं तो हमको भगवान ने ये दिया नहीं तो इसलिए हम हैं, तो उसी में ये चार इन्होंने लिखा कि ये मनसा बुचरा ये वो का पता नहीं क्या इन्होंने कहां से लाए ये मनसा बुचरा और ये, क्योंकि हम निर्धन हैं, कोई विरोध करने वाला नहीं है, इस पे शोध करने वाले लोग नहीं है। देश के बाहर दुनिया में इस पे शोध हो रहे हैं कि कौन से शब्द, मतलब पहले जब 1964 में प्रदर्शन लैंगिकता की बात हो गई तो उसके बाद लिंग की पहचान पर निर्धारित हुआ, तो 34 लिंग पहचान हुए थे उस समय तक। जो आपके यहाँ संस्कृत में 21 है, 21 पहचान पहले से मौजूद है, 21 पहचान, और वो 34 पहचान उन्होंने निर्धारित किया और अभी 72 तक पहुंच जाए है। तो ये कैसे वो पहचान रहे हैं और हम नहीं पहचान रहे, क्योंकि हम शोध कर ही नहीं रहे हैं भाषाई स्तर पर कि हम बच्चों के बीच में कैसे लेकर के जाएंगे कि लोगों के प्रति कि वो लोग वाली स्थिति नहीं, या बहुत लोग वही है नो वही है, इट्स माय आइडेंटिटी, ये मेरी पहचान है, मैं अपने आप को महिला कह रही हूं, ये मेरा प्रदर्शन भाव नहीं है, ये स्व निर्धारित पहचान है जिसे संवैधानिक रूप से स्थापना मिला है, जो 2019 के कानून के अनुसार निबंधित है। तो इसको कैसे लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम अगर लिंग की बात करें तो लोग मनोरंजन भाव में ले जाते हैं, लेकिन मैं बताती हूं कि बहुत लोग इस पे काम करने वाले भी इस पे बात चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं खुद इस तरीके से पहचाना जाऊंगा। लेकिन लैंगिक द्रव्यता तो सब व्यक्तियों में है, सभी व्यक्तियों में है। मतलब अगर यहां देखेंगे तो अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमेंगे, अगर 5000 10,000 लोग हैं तो उसमें लैंगिक द्रव्यता के भाव में कौन स्त्री शरीर और पुरुष शरीर के व्यक्ति हैं, और स्त्री शरीर के सामाजिक वस्त्रों का जो निर्धारण हुआ है उसको विपरीत भाव में लेके जा रहे हैं।
उनके बालों का सौंदर्य क्या है, उनके चेहरे का सौंदर्य क्या है, उनके इस तरीके से। तो अगर हम इसको स्वतंत्र भाव से नहीं रखेंगे तो हम लोगों में जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट बोला जाता है ना, कि हम लोगों में एक विरोधाभासी भाव होगा। तो विरोधाभासी भाव सही है, लेकिन उसमें एक सकारात्मक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि कभी और मौका मिलेगा तो ये 3 घंटे से कम का सेशन नहीं है, और हम दीदी से Just the beginning. I don't know. I have to say, I'm in the Hindi department, so that when I say that it's just the beginning, you are the honor of this authority and department and person. So मैं चाहूँगी कि ये निरंतर होना ही चाहिए, और इसके एक बड़ा ये होना चाहिए कि सबके रिसर्च पेपर आए, और इस तरीके से रिसर्च पेपर नहीं है एकदम गलत। ये लेक्चरर और बहुत सारे जगहों पे इस तरीके से शोध पत्र लिखे जा रहे हैं। किन्नर समाज, हम कहा किन्नर समाज कहाँ से अलग से समझ, किन्नर समाज अलग से कहाँ बन गया भाई? मेरा शरीर में आपके शरीर में कोई अंतर है क्या? कुछ अलग लग रहा है क्या? आपने कपड़ा उठा करके दिखाए तो क्या हम भी कपड़ा उठा करके दिखाए क्या? नहीं, क्योंकि जो लैंगिकता है वो कपड़े उठा करके दिखाने वाली विषय वस्तु ही नहीं है। वो भीख मांगने का साधन हो सकता है, वो पैसा लूटने का साधन हो सकता है, वो पहचान का साधन नहीं है, कभी नहीं। अगर कोई मध्यलिंगी व्यक्ति है, अपना पैदाइश पाता है, तो अपने माँ बाप से कैसे कहेगा कि मैं बहुत विग्रह मुश्किल की स्थिति में हूं, कि मैं आपने मेरा पहचान नहीं कर पाए और मैं कैसे पहचानूंगी, मैं कैसे पहचानूंगी? तो उसके लिए, क्योंकि हमने अपने सामाजिक प्रयोगों में इस तरीके की स्थितियों को लाया ही नहीं कि इस पर बात हो कि 80,000 ऐसे व्यक्ति हैं पूरे बिहार में, और जो मध्यलिंगी व्यक्ति है, मतलब इंटरसेक्स, जो आप दीदी बोल रही थी, इंटरसेक्स 80,000 व्यक्ति है, और 8 लाख से ऊपर यौनिक द्रव्यता के व्यक्ति हैं। मतलब सेक्सुअल प्रेफरेंस उनके अलग अलग है। जो आप कह रहे थे कि सोवर्जिनिटी और इसकी बात कर रहे थे, उसी हिसाब में मैं लैंगिकता और सेक्सुअलिटी पे बोल रही हूँ। तो इसी को समझने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि एक जज साहब हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं रेशमा, मैं अपनी पहचान के साथ सामने नहीं आ सकता, मुझको लोग बोलेंगे कि हिजड़ा एक जज बन गया, और मैं हिजड़ा नहीं हूं। मेरा मन है कि मेरा मन में स्त्री है, वो स्त्री हम कमरे के अंदर में हम अपने पहचान को रखते हैं, और वो लोग मुझे कुछ भी सहयोग देने के लिए तैयार है कि कैसे परिवर्तन हो, कि वो बातचीत हो, डिस्कोर्स हो, विमर्श हो, कि लोगों के मन से निकल जाए कि आज स्त्री और विमर्श की जो बात होती है, स्त्री और पुरुषों के आंदोलन की बात होती है कि कौन किससे ज्यादा, और हर एक ये यूसीसी की बात हो रही थी ना, तो वो क्या है, स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर के वो स्थापना है कि उनको कितने समय उनको संदर्भ लेके जाना है। तो वो तो लैंगिकता के आधार पर नहीं है, और वो लैंगिकता का द्वंद एक राज्यों की सरकार बदल देती है, एक देश की सरकार को बदल देती है वो विमर्श। लेकिन वो विमर्श कोई उस स्थिति में विमर्श नहीं होता है। तो इस पर जरूर से बात होनी चाहिए कि कैसे बदलाव होगा, कि हमारा समाज, हमारे धार्मिक पहचान वो कितने लोकतांत्रिक होंगे, लोकतांत्रिक अवस्थाओं में होंगे। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? जब विमर्श ही नहीं होगा तो लोक की भावना कहां से आएगी?
और इसी पे आवश्यक है कि हम जैसे आपने पढ़ा, डिग्री लेने के लिए तो पढ़ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि हमें एमए के 9वें पेपर में क्या पढ़ना है, 10वें पेपर में क्या पढ़ना है, और किस में कितना कर देंगे, कितना नंबर आ जाएगा। और हमारे टीचर्स भी इसी तरीके से हमें भी बताए थे, इसी तरीके से हमने पीएचडी की डिग्री ली, उसी तरीके से आप भी ले रहे होंगे। लेकिन जो मैं इस घंटे भर की बातचीत को ले आई हूँ, अपने जीवन में ले जाएं, अपने समाज में ले जाएं, अपने जो पारिवारिक जीवन में ले जाएं कि हमें पारिवारिक स्वीकार्यता की आवश्यकता है। आई एम नॉट वांट कि आप मुझसे एक कॉइन मांगे, मुझे आवश्यकता है कि मेरा जो पहचान है कि मेरी मदर लेक्चरर है, मेरे फादर रिटायर्ड इंजीनियर हुए हैं, लेकिन वो अभी भी सोच नहीं पाते हैं कि तुम अगर आओगी तो आओगी भी नहीं बोलते, वो क्या बोलते होंगे, यू नो, कि आपके आने से मेरे घर का पहचान हो जाएगा कि ये हिजड़ा का घर है, इसमें देखो एक हिजड़ा रहता है। सो यू फील कि कितना दर्द है कि मैं कितना पढ़ लूं, मेरे पास इतनी डिग्री, इतने लोग पहचानते, सारे लोग जानते, लेकिन उसके बाद भी एक संघर्ष बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने हमने बात ही नहीं किया अपने परिवार में कि अगर हमारा बच्चा है, अगर चाहते हैं कि वो लैंगिक द्रव्यता पहचान को, तो मार पीट करके कम नहीं कर सकते हैं, या उसको पर्दे में रख करके, या उसका शादी करके। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उनका शादी ब्याह भी हो गया, तब भी वो गांव में अपने मोहल्ले के आसपास में बहुत सारे पुरुषों से संपर्क रखते हैं, और बहुत सारे स्त्री व्यक्तियों के शादी हो गए, तब भी वो अपने नंद भौजाई और उन लोगों से समयौनिक संबंध, जिसको लेस्बियन संबंध बोलते हैं, वो ऐसा संबंध रखते हैं। कभी कभी तो वो इंतजार करते कि फलाने का शादी होगा तो हमको मर्द बनने का मौका मिलेगा, तो उस समय मैं इसको दबोच लूंगी। ऐसा करती, वो क्यों करते? क्योंकि ऐसा प्रथाओं, परंपराओं से बांधा गया समाज की स्थितियों को। तो परिवर्तन आवश्यकता है कि पारिवारिक स्वीकार्यता, सामाजिक स्वीकार्यता, और उसके बाद हमें भाषाई स्तर पर निर्धनता को खत्म करना है, और उस पर आगे बढ़ करके किस तरीके से हम अपने व्याकरण को संदर्भित भाव में लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।